नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के इस चैनल में। एक बार फिर से मैं आपके बीच अब साइकोलॉजी का पार्ट 5 लेके आ गया हूँ। पार्ट 5 का जो पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉइड ने मनोविज्ञान के किस स्कूल की स्थापना की। तो फ्रॉइड ने मनोविज्ञान के जिस स्कूल की स्थापना की थी, इसका नाम था मनोविश्लेषण। यह आपने याद रखना है, क्या नाम था? मनोविश्लेषण। अगर मैं बात करता हूँ नवव्यवहारवाद, नवव्यवहारवाद की जो फादर है ये माने जाते हैं एडवर्ड सी टॉलमैन। याद रखना क्या नाम है? एडवर्ड सी टॉलमैन। और मनोविश्लेषण के जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? फ्रॉइड। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। देखिए, हम यहां से क्विक रिवीजन करेंगे क्योंकि कल जो है वो बहुत बच्चों के एग्जाम है। जेबीटी का एग्जाम है, साथ साथ नॉन मेडिकल का भी होना है। तो जिसका भी कल एग्जाम, उन सभी के लिए पहले ऑल द बेस्ट। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। कोहलर और कोपका के अनुसार सीखना डैश के द्वारा होता है। जो कोहलर और कोपका है उनके द्वारा जो सीखना होता है वो क्या होता है? डैश के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा अंतर्दृष्टि। क्या नाम आएगा? अंतर्दृष्टि। तो कोहलर और कोपका के अनुसार सीखना जो है अंतर्दृष्टि के द्वारा होता है, इनसाइट के द्वारा जो है होता है। ये भी आपने याद रखना है। देखिए, अगर मैं कोहलर और कोपका की बात कर रहा हूँ तो इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया था चिंपांजी के ऊपर। याद रखना है किसके ऊपर? चिंपांजी के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कोहलर और कोपका ने, और जिसका नाम था सुल्तान। ये भी पेपर में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन मैं आज आपके बीच लाया हूँ वो थ्योरी बेस्ड है। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो कि आज आपको थोड़े सीखने को भी मिलेंगे, और इन क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है। इनमें से कौन सा संवेदी माध्यम है? बोल रहा है कि इनमें से कौन सा संवेदी माध्यम है। तो देखिए, दृष्टि संवेदी माध्यम, श्रवण, स्पर्श, ये तीनों ही क्या है? एक संवेदी माध्यम है। ये भी आपने याद रखना, सेंसरी चैनल है, चाहे वो दृष्टि है, श्रवण है, स्पर्श है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? उपरोक्त सभी। तो ये तीनों जो है वो क्या है? संवेदी माध्यम है। तो राइट आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। देखिए, इस बार तो सारे आए हैं, लेकिन एक बार हो सकता है कि एक ही भी दिया हो। तो दृष्टि, श्रवण और स्पर्श, ये तीनों के तीनों क्या है? संवेदी माध्यम है। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे जो है थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि ये इसका प्रिंट ऐसे ही आया था जो मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार डैश के द्वारा निर्धारित होता है। जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो होता है, इसके अनुसार जो है वो व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो डैश के द्वारा होता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा समाजीकरण। तो समाजीकरण के द्वारा जो है वो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत, जो व्यक्ति का जो व्यवहार है, ये समाजीकरण के द्वारा निर्धारित होता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार। अगर क्वेश्चन आएगा कि जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था, आ सकता है पेपर में कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है ये एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? एल्बर्ट बंडूरा। और एल्बर्ट बंडूरा जो है, इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, सोशल लर्निंग थ्योरी इन्होंने दी एल्बर्ट बंडूरा ने। लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा कि एल्बर्ट बंडूरा ने एक और एक्सपेरिमेंट किया था जिसको बोबोडोल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, तो बोबोडोल एक्सपेरिमेंट भी किसके द्वारा किया गया था? एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा किया गया था। कहाँ से थे ये? कहाँ से थे? कैनेडियन मनोवैज्ञानिक थे। कौन? एल्बर्ट बंडूरा। ये भी आपने याद रखना है। और इन्होंने क्या था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। और इसी अधिगम सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार जो है वो समाजीकरण के अनुसार निर्धारित होता है। ये भी आपने याद रखना है। देखिए, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है, इनको ध्यान से सुनना है, इंपॉर्टेंट है। डैश की समानता पसंद का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। कि भाई कि डैश की जो समानता है पसंद का एक जो महत्वपूर्ण निर्धारक है। तो फिजिकल, इसका राइट आंसर रहेगा शारीरिक की समानता जो है वो पसंद का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। अगर आप जो है फिजिकली जो है वो फिट होंगे तो वो क्या है? वो समानता जो है वो पसंद का एक महत्वपूर्ण निर्धारक होगी। ये भी आपने। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है। सृजनात्मक लोग डैश ढंग से सोचते हैं। जो क्रिएटिव पीपल होते हैं, जो सृजनात्मक जो लोग होते हैं वो डैश ढंग से सोचते हैं। वो जो है वो डाइवर्स, जो आपने सुना होगा अपसारी जो है वो उनके डाइवर्स मतलब कि वो तरह तरह की चीज़ें सोचते हैं। तो ये याद रखना है। तो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? अपसारी। जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो डाइवर्जेंट होते हैं। वो जो है अलग अलग तरीके से सीखते हैं। उनके माइंड में जो बहुत सारे वो क्रिएटिव जो है होते रहते हैं। ये भी आपने याद रखना है। तो सृजनात्मक लोग जो है होते हैं वो अपसारी ढंग से सोचते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइजेंक एक मनोवैज्ञानिक डैश मनोवैज्ञानिक है। जो आइजेंक से जो थे ये जो है एक डैश मनोवैज्ञानिक है। तो ये जो है इनका संबंध जो है ब्रिटिश, याद रखना है। जो आइजेंक जो है ये एक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे, और इनका जो संबंध है ये याद रखना है आपने कि इन्होंने पर्सनैलिटी थ्योरी दी थी। याद रखना कि जो पर्सनैलिटी जो थ्योरी है इसके जो फादर है वो कौन है? ये आइजेक है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हु वाज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म?
बिहेवियरिज्म। देखिए जो व्यवहारवाद के संस्थापक कौन है, तो व्यवहारवाद के जो संस्थापक है ये है वॉटसन। वॉटसन जो है ये व्यवहारवाद के संस्थापक। अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन में विलियम वुंट भी दिया है। विलियम वुंट को जो है फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, याद रखना, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी जो है वो विलियम वुंट को कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे विलियम जेम्स भी दिया है। विलियम जेम्स को अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर, याद रखना, अमेरिकन साइकोलॉजी के जो फादर है ये विलियम जेम्स को कहा जाता है। थॉर्नडाइक भी ऑप्शन में दिया है। थॉर्नडाइक जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर है। एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो फादर है ये कौन है, थॉर्नडाइक है। और वुंट जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी है। जेम्स जो है अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर है। तो ये आपने सारा का सारा याद रखना है। और व्यवहारवाद के जो संस्थापक है वो कौन है, वो वॉटसन है, जेबी वॉटसन। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, क्रमबद्ध निरीक्षण विधि के समान। तो जो क्रमबद्ध निरीक्षण होता है वो जो है किस विधि के समान है, तो इसका राइट आंसर आएगा प्रयोगात्मक विधि। जो क्रमबद्ध निरीक्षण जो है वो प्रयोगात्मक विधि के समान है, ये आपने याद रखना है। सिस्टमैटिक वे हम जिसको बोलेंगे। अगर मैं बात करता हूँ प्रयोगात्मक वे की, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्रिया प्रसूद अनुबंध डैश से संबंधित है। जो क्रिया प्रसूद अनुबंध जो है वो किससे संबंधित है, ये हल से संबंधित है ना। क्रिया प्रसूत जो अनुबंध होता है वो हल से संबंधित होता है। हल ने जो एक थ्योरी भी दी थी जिसका नाम है ड्राइव एंड रिडक्शन थ्योरी, ये भी याद रखना है। ड्राइव एंड रिडक्शन थ्योरी जो है वो हल के द्वारा दी गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, परिणाम का ज्ञान डैश के अनुरूप होता है। जो परिणाम का जो ज्ञान होता है वो डैश के अनुरूप होता है। तो जो परिणाम का जो ज्ञान होता है ना, नॉलेज ऑफ रिजल्ट इज द सेम एज, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, अधिगम लर्निंग है। याद रखना, जो परिणाम का ज्ञान अधिगम के अनुरूप होता है, ये भी आपने याद रखना है। ये राइट आंसर है कि जो परिणाम का जो ज्ञान होता है वो अधिगम के अनुरूप होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, स्वयं में सिमट जाना एक विकासात्मक व्याधि से है जिसे डैश कहते हैं। स्वयं में सिमट जाना एक विकासात्मक व्याधि है जिसे डैश कहते हैं। तो जो स्वयं में सिमट जाना होता है इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, स्वलीनता। देखिए अगर मैं खुद में ही खोए रहना, स्वलीनता कुछ मतलब होता है, स्वलीनता का जो अर्थ होता है खुद में खोए रहना। तो खुद में स्वयं में सिमट जाना एक विकासात्मक व्याधि है जिसे स्वलीनता कहते हैं। बिल्कुल, जो कि स्वयं में सिमट जाता है, खुद ही में सोचता है, खुद में सोचे रखता है, तो उसका इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, स्वलीनता। देखिए ये क्वेश्चन पढ़ने में थोड़े टफ है लेकिन ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसीलिए मेरा तो देखिए मैं यहाँ पे जो मेरा टारगेट है वो टारगेट ये है कि जीके तो मैंने करवा ही दिया है आपको, 29 पार्ट मेरे जीके के आगे है। लेकिन साइकोलॉजी के कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं चाह रहा था कि इजी क्वेश्चन ना लाऊं, क्योंकि जो इजी क्वेश्चन है उसके लिए मैंने नोट्स बना रखे हैं। ये मेरा नंबर है, आप मेरे से नोट्स ले सकते हैं, 7876145409, ये मेरा फ़ोन नंबर है। व्हाट्सएप आप इस नंबर पे दोस्तों कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको। लेकिन आपको यहाँ से एक चीज़ याद रखनी होगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जो इजी साइकोलॉजी के नोट्स है यहाँ पे थ्योरी जो है आपको वो पढ़नी ही पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन साइकोलॉजी के पढ़ने ही पड़ेंगे कि भाई स्वालीनता, खुद में जो खोए रहना है उसको स्वालीनता कहते हैं, खुद में सिमट जाना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है आपको साइकोलॉजी में काम आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विकास परिवर्तन का एक ऐसा प्रतिरूप है जो डैश से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत गतिशील चलता रहता है। देखिए विकास परिवर्तन का एक ऐसा प्रतिरूप है जो डैश से प्रारंभ होकर कि हमेशा जो है लाइफ टाइम चलता रहता है। तो जब बच्चे का जो जन्म होता है, जन्म से पहले ही गर्भाधान, याद रखना, जो है जब बच्चा जो है माँ के पेट में होता है तब से लेकर जो है विकास चलता रहता है। और विकास की जो प्रक्रिया है ये भी याद रखना है, कैसी प्रक्रिया है भैया, निरंतर प्रक्रिया है, ये भी याद रखना है। और विकास का जो परिवर्तन एक ऐसा प्रतिरूप है, जीवन पर्यंत चलता है और कब से लेकर शुरू होता है, गर्भाधान से लेकर शुरू होता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, सृजनात्मक क्षमता को डैश द्वारा सुधारा जाता है। देखिए जो क्रिएटिव पोटेंशियल जो होता है, सृजनात्मक जो क्षमता होती है ना, इसको किसके द्वारा सुधारा जा सकता है। तो देखिए प्रतिस्पर्धा तो नहीं आएगा, कंपटीशन के द्वारा तो इसको सुधारा नहीं, क्रिया एक्टिविटीज़ के द्वारा थोड़ा सा हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं, दंड के द्वारा तो इसको बिल्कुल भी नहीं सुधारा जाएगा। देखिए तो इसका जो बिल्कुल सटीक जो आंसर बनता है वो बनता है प्रॉपर ट्रेनिंग, सही प्रशिक्षण। अगर हम सही प्रशिक्षण देंगे ना तो सृजनात्मक क्षमता, जो क्रिएटिव जो पोटेंशियल है, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, इसको भाई सुधारा जा सकता है, ये भी आपने याद रखना है। तो इसका राइट आंसर आएगा सही प्रशिक्षण।
तो अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अभिवृत्ति एक प्रसिद्ध शब्द है। अभिवृत्ति है एक प्रसिद्ध शब्द है जो कि डैश से संबंधित है। देखिए दोस्तों, एटीट्यूड आपने सुना होगा। एटीट्यूड इज ए पॉपुलर टर्म विच इज रिलेटेड टू। तो अभिवृत्ति एक प्रसिद्ध शब्द है। ये संबंधित किससे? लर्निंग से। 2 दिन से बता रहा हूँ किससे संबंधित है। अधिगम से पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो लर्निंग से संबंधित है क्या? अभिवृत्ति। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। एक 13 वर्ष का युवा कोई भी नियम तोड़ने वाला व्यवहार करता है तो उसे डैश कहेंगे। एक 13 साल का युवा है और अगर उसने नियम तोड़ दिया है तो उसका जो व्यवहार है तो हम उसे क्या कहेंगे? अपराधी तो वो है ही है, लेकिन कैसा है? तो ये बाल अपराधी। कैसा हो जाएगा? बाल अपराधी हो जाएगा। ये आपने याद रखना है। एक 13 साल का बच्चा जो है वो क्या हो जाएगा? बाल अपराधी हो जाएगा। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, जब तक बच्चा 18, अगर वो 18 साल का अपराध कर रहा है तो उसको अपराधी कहेंगे, लेकिन 18 साल से छोटा है तो उसको क्या कहेंगे? बाल अपराधी। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आने वाली चीज़ें हैं। अब अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है। कूट संकेतन डैश की एक प्रक्रिया है। जो कूट संकेतन है वो किसकी प्रक्रिया है? तो ये मेमोरी की एक प्रक्रिया है। स्मृति की क्या है? एक प्रक्रिया है। क्या? कूट संकेतन। तो कूट संकेतन स्मृति की एक प्रक्रिया है। ये भी आप भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। जो हमारी कुंटा है, कुंटा को बोलेंगे फ्रस्ट्रेशन। जो फ्रस्ट्रेशन जो होती है, कुंटा जो है वो मुख्य स्रोत है किसका? देखिए, वातावरणीय कारक का भी है, वातावरणीय कारक का भी है, व्यक्तिगत कारक का भी है, द्वंद्व का भी है। तो कुंटा जो है, जो फ्रस्ट्रेशन जो होती है, चाहे उसको इन्वायरमेंटल फैक्टर ले लो, पर्सनल फैक्टर ले लो, कॉन्फ्लिक्ट्स ले लो, इसका जो राइट आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान की वो शाखा जो सामाजिक स्थिति में व्यवहार का अध्ययन करती है, कि मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी की वो ब्रांच या वो शाखा जो सामाजिक स्थिति में जो हमारे व्यवहार का जो है वो अनुभव करेगी, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी। तो जो सामाजिक मनोविज्ञान होता है वो सामाजिक स्थिति में व्यवहार का क्या करती है? अध्ययन करती है। ये भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात, डैश उन व्यक्तियों के साथ काम करते हैं जिन्हें संवेगात्मक और अभिप्रेरणात्मक समस्याएं होती है। कि डैश जो है, ऐसे व्यक्ति उन व्यक्तियों के साथ काम करते हैं जिन्हें संवेगात्मक और अभिप्रेरणात्मक दोनों रूपों से जो है क्या होती है, चाहे वो मोटिवेशनल बोलो चाहे इमोशनली बोलो, दोनों टाइप से क्या होती है? प्रॉब्लम्स होती है। ये कौन व्यक्ति होते हैं? तो ये होते हैं परामर्शदाता मनोवैज्ञानिक। याद रखना, इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? जो परामर्शदाता मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो उन व्यक्तियों के साथ कार्य करते हैं जिन्हें संवेगात्मक और अभिप्रेरणात्मक, मतलब कि मोटिवेशनल और इमोशनल, जो दोनों टाइप की प्रॉब्लम होती है, दोनों टाइप की समस्याएं होती है, इन दोनों ही टाइप की व्यक्तियों के साथ जो है परामर्शदाता मनोवैज्ञानिक काम करते हैं। लिख लेना है, इन चीज़ों को ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट है भाई सारी। अगली क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। दौड़ते वक्त मस्तिष्क का कौन सा भाग शारीरिक संतुलन को बनाने में जो है योगदान करता है? जब बच्चा हम दौड़ते हैं या कोई भी दौड़ता है तो उस समय जो है हमारे जो ब्रेन का जो है वो कौन सा जो भाग है वो शारीरिक संतुलन को बनाने में जो है हमारा योगदान करता है? तो ये बहुत आसान है, इसका आंसर है सेरिबेलम। देखिए, सेरिबेलम जो है वो अनुमस्तिष्क जो है वो उस समय हमारा जो है, जब हम दौड़ते हैं, जब कोई बच्चा दौड़ता है तो उस समय जो है शारीरिक संतुलन को बनाने के लिए जो है योगदान करता है सेरिबेलम, जिसको बोलेंगे हिंदी भाषा में अनुमस्तिष्क। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, ध्यान से सुनना है। प्याजे द्वारा दी गई अवस्थाओं में शेष अवस्था है। देखिए, कल वाले ही इसमें मैंने आपको पढ़ाया है कि प्याजे के द्वारा जो है बहुत सारी अवस्थाएं दी गई है और प्याजे ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया है प्याजे जी के द्वारा, और बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट भी प्याजे के द्वारा ही कहा गया है। देखिए, 0 से 2 वर्ष जो आती है इसको बोलेंगे हम संवेदी पेशी है। क्या बोलेंगे? संवेदी पेशी है, जिसमें 0 से 2 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक कल ही बताया है, जिसमें कि बच्चा 2 से 7 वर्ष के बीच में, फिर है मूर्त संक्रियात्मक जिसमें 7 से 11 के बीच में, ये भी आपने याद रखना है। और तो इसका जो राइट आंसर आएगा, शेष अवस्था जब बच्चा छोटा होता है तो 0 से 2 साल में कौन सी आएगी? संवेदी पेशी है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? संवेदी पेशी है। तो शेष अवस्था में जो है बच्चा संवेदी, सेंसरी मोटर, इसका राइट आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। बाह्य परिवर्तनों के बावजूद स्थितियों तथा वस्तुओं के गुणों में स्थायित्व और अपरिवर्तनीयता का विश्वास डैश कहलाता है। देखिए, जो बाह्य परिवर्तन होते हैं उसमें जो स्थितियां और वस्तुओं के गुणों का जो स्थायित्व और जो अपरिवर्तनीयता का जो विश्वास होता है, ये जो है संरक्षण विश्वास जो है संरक्षण कहलाता है। ये भी आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। तो जो बाह्य परिवर्तन होते हैं इसमें जो स्थितियों और वस्तुओं के कुछ गुणों में जो स्थायित्व और अपरिवर्तनीयता का जो विश्वास होता है वो संरक्षण कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ।
कि मैस्लो द्वारा दिए गए आवश्यकताओं के अनुक्रम में सबसे तल में सबसे नीचे कौन सी आवश्यकता है। देखिए मैस्लो के द्वारा बहुत सारी आवश्यकताएं बताई गई है, जिसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया था P²ES। तो P का जो मतलब था इसमें वो था साइकोलॉजिकल नीड, और सेफ्टी, एक एस से था सेफ्टी नीड, दूसरे एस से था सोशल नीड, और ई से जो था वो था एस्टीम, और एस से जो था वो क्या था सेल्फ एक्वलिशन। तो ये था भाई, तो ये दिए थे मैस्लो ने। लेकिन मैस्लो के द्वारा जो उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उसने 5 प्रकार की बोले, लेकिन सबसे नीचे जो तल में जो इसने रखा था वो रखा था शारीरिक क्रियात्मक को। किसको रखा था? शारीरिक क्रियात्मक को इसने सबसे नीचे रखा था मैस्लो के द्वारा। अगली क्वेश्चन की बात करता हूँ। फिट्स के अनुसार कौशल अर्जन का चरण है। जो फिट्स के जो अनुसार है वो कौशल अर्जन जो होता है, जो स्किल जो लर्निंग होती है उसका जो चरण है वो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा, देखिए संज्ञानात्मक कॉग्निटिव भी है, स्वायत्त भी है और साहचर्यात्मक भी है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा उपरोक्त सभी। तो फिट्स के अनुसार कौशल अर्जन का जो चरण है, चाहे संज्ञानात्मक ले लो, चाहे दोस्तों स्वायत्त ले लो, चाहे सहचार्यात्मक ले लो, तो इसका राइट आंसर आना है उपरोक्त सब। और मैं अगर आपको सच में ही कोई आंसर नहीं आ रहा है और तुक्का मारने, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आंसर होता है उपरोक्त सभी, तो आपने उसमें उपरोक्त सभी लगाना है, या होता है ए एंड बी बोथ। तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है 80% कि वही आंसर होता है जब ए एंड बी बोथ होता है। ऑप्शन सी होता है ए एंड बी बोथ, या होता है कि ये सभी। और जिसने भी अभी तक ये साइकोलॉजी की वीडियो पूरी देखी है उसको कमेंट बॉक्स में एक कोड लगाना है, और कोड का नाम है ANK। क्या है कोड का नाम? ANKI। ANKI नहीं, ANK खाली लिखना है। ANK आपने कोड लगाना है जिसने ये साइकोलॉजी की वीडियो अभी तक पूरी देखी। मेरे को भी थोड़ा सा एक बूस्टर मिलता है कि यार आप लोग वीडियोस देख रहे हो, तभी मुझे लगता है कि दोबारा जो है वीडियो लानी है साइकोलॉजी की। मैं अगर 8 बजे फिर से साइकोलॉजी की वीडियो लानी है तो फिर आप एक कमेंट और करें, सर 8 ऑफ क्लॉक। याद रखना 8 ऑफ क्लॉक या 9 ऑफ क्लॉक। सिर्फ आपके अगर 50 कमेंट आ गए तो मैं ज़रूर साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंट वीडियो फिर से लाऊंगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि जब कोई विद्यार्थी शिक्षक द्वारा डांट फटकार के बाद घर वापिस जाकर अपने भाई बहनों के साथ किसी भी बहाने से लड़ाई शुरू कर देता है तो उसे डैश कहेंगे। मान लो कि किसी विद्यार्थी को शिक्षक ने जो है डांट दिया, तो उसका गुस्सा जो है वो घर वापस आकर अपने भाई बहनों पे जो है उतार देता है और उनसे लड़ाई करता है। कई बार स्कूलों में भी ऐसा होता है कि जो टीचर होते हैं उनका जो गुस्सा होता है वो कहीं होता है और उत्तर उनका कहीं जाता है। तो इसको जो हम कहेंगे वो क्या कहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको कहेंगे विस्थापन, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट हो रही है भाई, कि किसी का गुस्सा किसी और पे जो है उतर रहा है। तो साइकोलॉजी थोड़ा सोचने लायक भी है और यहाँ पे सोचने लायक क्वेश्चन भी जरूर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पेवलोव द्वारा प्राचीन अनुबंधन के प्रयोग भोजन एक प्रकार का अनुबंधित उद्दीपक है। क्या इसका जो राइट आंसर आएगा, जो पेवलोव थे। अगर मैं पेवलोव की बात करता हूँ तो पेवलोव ने अनुबंधन का जो सिद्धांत जो दिया था, इसमें जो है इन्होंने कुत्ता वगैरह भी दिखाया था, जैसा कि मेरे को याद है। तो इन्होंने जो है पेवलोव ने जो है वो जो इनका जो प्राचीन अनुबंधन के प्रयोग में जो भोजन का जो एक प्रकार था वो क्या था? अनुबंधन उद्दीपक था। ये भी आपने याद रखना। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत को जाना जाता है। जो हार्वर्ड गार्डनर थे, इनका जो बुद्धि सिद्धांत था इसको थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, बहुबुद्धि सिद्धांत। तो हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि सिद्धांत था इसे बहुबुद्धि सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इसके साथ यहाँ पे ऑप्शन में द्विकारक सिद्धांत दिया है। बहुत बार आता है कि द्विकारक सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो द्विकारक सिद्धांत जो है वो चार्ल्स पियर्समैन के द्वारा दिया गया है। और ये जो प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज है, वो किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया है थ्रस्टन के द्वारा। ये भी आपने याद रखना है। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे फिर बचते हैं। जो छोटी सी वीडियो थी आज और क्वेश्चन आज बड़े टफ थे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। मनोविज्ञान, प्रायोगिक मनोविज्ञान, संरचनावाद के जनक कौन है? तो मनोविज्ञान, प्रायोगिक मनोविज्ञान और संरचनावाद के जो जनक है इनका नाम है विलियम वुंट। क्या नाम है? विलियम वुंट। विलियम वुंट जो है ये मनोविज्ञान, प्रायोगिक मनोविज्ञान और संरचनावाद के जनक माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। और देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन को एक साथ ही कवर कर दिया है। परीक्षण एवं त्रुटि का सिद्धांत, या पेपर में आएगा सीखने का नियम, लॉ ऑफ लर्निंग, या बोलेंगे सीखने का स्थानांतरण, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो चाहे वो परीक्षण का त्रुटि सिद्धांत हो, सीखने के नियम हो, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस हो, तो ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। और थॉर्नडाइक जो है ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, ये भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। इंद्रिया ज्ञान का प्रवेश द्वार है पर जोर दिया था।
कि भाई जो इंद्रिया है, जो सेंसिस है, ये जो है ज्ञान का प्रवेश द्वार है। ये किसके द्वारा कहा गया था? रॉसो के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था भैया? रॉसो के द्वारा ये कहा गया था कि जो इंद्रिया है वो ज्ञान का प्रवेश द्वार। तो महादेव की कृपा आपके ऊपर रहनी चाहिए और कल इसमें से 10 क्वेश्चन आपको पेपर में दिखने चाहिए। अगले क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित है। जो पियाजे तो पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित जो है वो क्या है? तो ये आपने बताना है किसमें? कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। और अगर किसी को साइकोलॉजी के नोट्स लेने हैं तो ये मेरा नंबर है, और जिसने इस पार्ट को यहाँ तक देखा होगा उसको YAC कोड देना है। और YAC जो कोड देगा उसको मैं थोड़ी सी जो है नोट्स में छूट दूंगा, चाहे 10% की जो चाहे 20% की, तो छूट दे सकता हूँ। लेकिन जो यहाँ तक जिसने इस वीडियो को पूरा देखा होगा, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल। और अगर फिर से जो है वो वीडियो लानी है तो 8 बजे के लिए आप मेरे को 8 बजे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल।